मेरे मौला तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई, रूबरू हो गई। दर्द के अंधेरों से आ गए। तो हेडिंग के अंदर वो स्पेस कम करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करेगा और वो कर लेगा अंग्रेजी का। तो दोस्तों, आज मैं राजेंद्र सिंह को भी याद करूंगा। शायद उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। थी कोई शख्सियत जो साहित्यकार थे देश के, और उनका जन्मदिन भी 14 सितंबर को ही। राजेंद्र सिंह का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी। भुट्टी के साथ घोलकर माँ ने पिलाई थी, भुट्टी के साथ घोलकर माँ ने पिलाई थी। स्वर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी। तुलसी कबीर सूर और असखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी। सिद्धांतों की बात से ना होगा भला, सिद्धांतों की बात से ना होगा भला। अपनाएंगे ना रोज अगर व्यवहार में हिंदी। कश्ती फंसेगी जब कभी भी तूफानी भंवर में। हमारी कश्ती जब भी तूफानी भंवर में फंसेगी ना, जब ये फंसते हैं तो हमारे मुख से हमारी जो मातृभाषा है वो निकल ही आती है ना। फंसेगी कश्ती जब भी तूफानी भंवर में, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी। सभी विद्यार्थी हाथ जोड़ लें और मेरे साथ श्वास भरकर ओम का उच्चारण करें। हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हिंदी दिवस का यह भव्य कार्यक्रम साहित्यिक सांस्कृतिक समिति, हिंदी विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में आज संपन्न हो रहा है। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में ख्यात पत्रकार श्री दीपक श्रीमाल जी सर, और मंच पर सभी उपस्थित प्रोफेसर्सगण और सामने में समस्त शिक्षाविद और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हिंदी दिवस पर यह जो कुछ अभी आदान प्रदान चल रहा था उसकी महत्ता आपको समझ में नहीं आई। पूरे विश्व की सारी भाषाओं में एक अनूठा शब्द है, उनको शब्द भी नहीं कहा जा सकता, वर्ण कहा जा सकता है, लेकिन वर्णों में भी उसकी गणना नहीं होती। वह है ओम, वह है ओम। ओम में विज्ञान कहता है अ उ म। यह धर्म की भाषा है कि इसमें से एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शंकर है। विज्ञान की भाषा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। अब इसको समझने के लिए ओम के लिए हम लोग आजकल करते क्या है, सचदेवा सर अपना नाम लिखते हैं OPP। अंग्रेजी ने आकर इसकी जितनी खूबसूरती है उस खूबसूरती का अपहरण कर दिया। ओम में क्या खूबसूरती है आपको एक प्रयोग से बताऊं।
हमारी संस्कृति में ओम जिस प्रकार से लिखा जाता है उसको देख करके विश्व के सारे भाषा वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार से तो कुछ लिखा ही नहीं जाता। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। वह प्रयोग यह था कि ओम का साउंड लगा दिया और एक थाल में बालू के कण उन्होंने रख दिए। थाल में बालू के कण रख दिए। ओम का साउंड कुछ देर तक चलता रहा और अंत में वे सारे बालू के कण सिर्फ उसी प्रकार से आकार ले लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में ओम लिखा गया। कुछ तो काम का अनुभव आपको प्रयोग करने पर ही पता चलेगा। जो भी प्रेम नहीं किया हो उसको कितना भी प्रेम शास्त्र पढ़ा दीजिए, वो प्रेम को कभी भी जान नहीं पाएगा, क्योंकि इश्क की गहराइयां तो डूबकर ही पाओगे। थोड़ा जोर से मेरे साथ बोलो। इश्क की गहराइयां तो डूबकर ही पाओगे। जरा जज्बों के दरिया में उतर जाया करो। एक विद्यार्थी ने कहा कि अब आगे नहीं। हम सभी मिनर्वा कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर सीडीएस की इंटरव्यू की तैयारी के लिए गए थे। वहां कर्नल देवल सर, जिनकी बेटी देवल बजाज ने केपीएस गिल के अगेंस्ट में केस जीता था, 6 महीना का जेल करवा दिया था केपीएस गिल को। उन देवल साहब ने सबसे पूछा, सारे विद्यार्थी ध्यान से सुन लो एक प्रश्न। सारे विद्यार्थियों से ट्रेनिंग लेने के बाद पूछा, करीब 60 विद्यार्थी थे, कि तुम्हारी प्रेमिका और तुम्हारी पत्नी दोनों साथ में डूब रही हो तो तुम पहले किसको बचाओगे? ध्यान से सुन लो। अब हिंदी में प्रवेश करना है तो इन सारे उदाहरणों को आपके साथ लाना होगा। जो ही ये शब्द आने शुरू हुए सबके रीढ़ की हड्डी सर सीधी हो गई। आप एक बार देख ले। फिर से प्रश्न मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने पूछा, मेरे टीचर थे, सिखाया उन्होंने 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारी प्रेमिका और तुम्हारी पत्नी दोनों डूब रही हो तो तुम किसको बचाओ? जानते हो, अधिकतर विद्यार्थियों ने हाथ उठाकर जवाब दिया, एक हाथ में प्रेमिका को पकड़ लेंगे, एक हाथ में पत्नी को पकड़ लेंगे। आप सोचो, जीवन के अनुभवी देवल साहब ने कहा कि जिसने जवाब दिया है इसको तुरंत पॉन्ड्स में ले चलो, तालाब में ले चलो। बोला कि नहीं जाना है। क्यों? बोला कि हमको तैरने नहीं आता। अरे पागल, कोई भी नहीं तैरने वाला ही ऐसी बात बोल सकता है कि एक हाथ में प्रेमिका को पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ में पत्नी को पकड़ लेंगे और दोनों को बचा लाएंगे। दोनों को डुबो देंगे, वो भी नहीं बच पाएंगे। वो भी नहीं बचेंगे। अब मैं कुछ गहरी बातें कहने की स्थिति में आ गया। कुछ गहरी बातें। पहले संस्कृत से शुरू करूं सर? पहले मंच के लिए कुछ बात कर दूं। गिरवान बानीसु विशिष्ट बुद्धि तथापि भाषांतरलुपोऽहम् यथा सुराणाम अमृते स्थिते अपि स्वर्गांगनानाम मधुरास्वे रुचि। मंच पर भी समझ में नहीं आया, अब आपकी क्या गति होगी भगवान जाने। लेकिन सबके लिए सुलभ बना दूं। क्या कहा चाणक्य ने? चाणक्य ने कहा कि देववाणी संस्कृत में मेरी विशिष्ट गति है। ध्यान से सुनिएगा, देववाणी संस्कृत में मेरी विशिष्ट गति है, फिर भी मैं दूसरी भाषाओं को सीखने का लोभी हूं। दूसरी भाषाओं को सीखने का लोभी हूं।
कितना प्यारा उदाहरण दिया। यथा सूरा नाम अमृते स्थिते अपि, जिस प्रकार से देवता अमृत के बीच में रहते हैं, उनको अमृत उपलब्ध है, फिर भी वे अंगनाओं के अधरों के पान के लिए ललायत रहते हैं। क्या गजब चाणक्य साहब, धन्य है। ये पता ही नहीं था, रूखा सूखा दिखने वाला यह व्यक्ति इतना रस से भरा हुआ है। कुछ बातें आपके समझ में नहीं आई, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, हिंदी से जितना भी प्रेम हो, लेकिन आज की दुनिया में प्रिय विद्यार्थियों, कम से कम 3 भाषा नहीं सीखोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष रूप से त्रिभाषा फार्मूला को आगे बढ़ाने का काम किया। हिंदी तो आपकी अपनी है। अधिकतर विद्यार्थी, हिंदी कितने की मातृभाषा है, हाथ उठाएं। हिंदी किनकी मातृभाषा है, हाथ उठाओ। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। हिंदी किसकी मातृभाषा है? चलो, मातृभाषा क्या है बता दो। बागड़ी, सही बात, बागड़ी है। हिंदी हमारी यहां पर अभिव्यक्ति का माध्यम है। उसके बाद आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ रही है और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होगी, इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देने वाली पार्टी के समक्ष आई है, क्योंकि सारे जगहों में इंग्लिश स्कूल कुकुर मुत्ते की तरफ खुल रहे हैं। कोई भी अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाता है? इंग्लिश स्कूल में, मजबूरी में हिंदी माध्यम में। स्वयं हमारे घर में काम करने वाली बाई जी ने अपनी 2 पोतियों को, सर, उनका बेटा, पिता, बहुत घर की स्थिति खराब है, मैंने हाथ जोड़कर कहा सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। 15 दिन तक मैंने इंतजार किया, अंत में उन्होंने इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करा दिया दोनों बच्चियों का। अब सवाल है, अब मैं कहना चाहता हूं, एक ख्यात पत्रकार को लाऊं, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी से किसी ने प्रश्न पूछा कि आज भारत की भाषा भी गुलाम है और भारत देश भी गुलाम है। ध्यान से सुनना प्रश्न। आज भारत की भाषा भी गुलाम है, देश भी गुलाम है। दोनों में से आपको यदि पहले आजाद करवाना होगा तो किसको करवाएंगे? ये प्रश्न मैं आपके सामने में रखता हूं। देश को पहले गुलाम करवाएंगे, आजाद करवाएंगे कि भाषा को? देश को। चलो हाथ उठा दो, कितने लोग बोल रहे हैं कि देश को पहले आजाद करवाएंगे? एक व्यक्ति बोला, 5 आदमी। ऐसे क्यों करते हो? इतनी दगाबाजी मत करो, तुम बोलो देश को आजाद करवाएंगे। जोरदार तालियां बजा दो। देश को आजाद करवाएंगे। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि पहले मैं भाषा को आजाद करवाऊंगा। देख लो, पहले भाषा को आजाद करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाषा आजाद हो गई तो भाषा में वो संस्कृति है, वो संस्कार है, वो संवेदना है, जिसमें जग गई तो वो व्यक्ति कभी भी गुलाम ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस मंच से बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, लेकिन आज मैं हिंदी दिवस के दिन आपके रस परिवर्तन के लिए अपनी एक लिखित कविता सुनाना चाहता हूं। यह कविता मैंने लिखी थी 4 दिसंबर 2006 को। कितने साल हो गए? 2006 को। और वह कविता कब लिखी थी आप थोड़ा सा सुन लें। वह कविता मैंने लिखी थी कि हमारे साथ में सर एक परिवार रहता था जिसकी 5 लड़कियां थी, 5 लड़कियां, और उसका एक भाई था।
5 लड़कियों में वो बच्ची सबसे ज्यादा पढ़ने वाली थी। मेरे पास मेरे रूम में आकर के बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। अब पढ़ाई किताबों के अलावा उसकी कोई अन्य इच्छा ही नहीं थी। उसका नाम था मुनिया। क्या नाम था? मुनिया। अब क्या हुआ कि पिता ने जोर दिया कि मुनिया बड़ी हो रही है, इसकी शादी करा दो, और बड़ी बहन के साथ उसकी शादी करा दो। सभी माँ बाप की यही स्थिति होती है, बड़ी बहन के साथ इसको भी पार लगा दो। वो मेरे पास रोते हुए आई और उसने कहा कि सर क्या करूं? हम बोले कि तू घबरा मत, तू थोड़ा विचार कर, तेरे को घर वाले कितना पढ़ने दे रहे हैं। अब कोई जरूरी है कि जिससे शादी होगी वो भी तेरे को पढ़ने नहीं देगा। एक बार तू लड़के से मिल और उससे बोल कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तुम मुझे पढ़ाओगे कि नहीं। तो लड़की मिली, बोले कि एकदम जितना पढ़ना चाहोगे हर प्रकार का। शादी हो गई। शादी के होते ही लड़के को एक ऐसी असाध्य बीमारी ने घेरा। 6 महीना हॉस्पिटल में। कितना? 6 महीना। 6 महीना में हॉस्पिटल में बेचारी मुनिया सारी सेवा करती है। और 6 महीना के बाद लड़का मर गया। लड़का मर गया। मैं उससे मिलने गया। अब इतने बड़े, जब उससे मिला तो मैंने रात में आकर के कविता लिखी। अब आप इस कविता को सुनने की स्थिति में हैं। कविता का शीर्षक है मुनिया के सपने। मुनिया के सपने आप तक पहुंचे, इसलिए एक नया प्रयोग कर रहा हूं। आप भी मेरे साथ कविता की लाइनें बोलो। एक बार बोलो, तब तुमको हिंदी में प्रवेश करना आएगा। पुरुषों की दुनिया में मुनिया अपने सपने बुनती है। अपने वजूद की तलाश में नए ख्यालात चुनती हैं। दिन रात किताबों की दुनिया में मशगूल रहती हैं। कि नजाकत उसकी जिंदगी से बहुत दूर बसती है। बेचारी 2 कपड़ों में रहती थी, 2 कपड़ों में। आगे की लाइन सुनिए। 5 बहनों में से एक भले ही दुनिया में चली आई, किंतु अपनी किस्मत और जज्बा भी हूँ साथ लाई। जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी कि लोग बेटियों की चाहत करने लगेंगे। और मुझे देखकर हर बालिका में सोए अरमान मचलने लगेंगे। चाहतों के समंदर में वक्त की किश्ती बहुत बदनसीब थी। अपना जज्बा वो तो बनाए रही, किंतु परिवेश की हालत बहुत गरीब थी। जब वो एक ऊंची उड़ान के लिए परों को मजबूत कर रही थी, उसी समय उसके पिता की आंखों में उसकी बढ़ती उम्र खटक रही थी। बच्चियों की जैसी उम्र बढ़ने लगती है, पराई धन है, इसको पराये के पास पहुंचाओ। आगे देखो, बेटी तो पराये घर जाने के लिए ही आती है, फिर हाथ पीले करने में दुनिया देर क्यों लगाती है। ये पिता की सोच चल रही है। मुनिया को ताप की जीत के आगे झुकना पड़ा। मचल रहे अरमान को कुछ देर रुकना पड़ा। उसने वक्त से समझौता करने में भलाई समझी। इस नाजुक मोड़ पर आंख मूंदने में ही अच्छाई समझी। किंतु विधाता ने उसकी तकदीर किसी और कलम से लिखी थी। विपत्तियों के भंवर में कश्ती डुबोने की उनकी इच्छा दिखी थी।
हाथ पीले होते ही पति की असाध्य बीमारी में उसने अपने सारे अरमान जला डाले और नियति के क्रूर हाथों ने उसके सुहाग के सिंदूर मिटा डाले। अब मैंने उसकी देखी जो हालात, तब मैंने जो 2 लाइन लिखी, ध्यान से बोलना। आज मुनिया की पथराई आंखों में अपना सपना और वर्तमान का रोना साथ साथ घिराते हैं और कुछ न फिर सोचने की नसीहत दे जाते हैं। अब मेरा प्रश्न है अंतिम 4 लाइनों में, ध्यान से बोलना। क्या मुनिया के सारे सपने यही खत्म हो गए? पति के भाग्य के साथ क्या उसके अरमान भी सो गए? कि रात भर मुझको सोने नहीं दिया, क्या वो भी सो गई? उसके अरमान भी सो गए? तो अंतिम 2 लाइन जो कि निष्कर्ष है, या कोई वो फिर से माचिस की एक तिल्ली पाएगी और तेल से भीगी अपनी बाती की लौ जलाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, यही जीवन है। अब इतनी गहरी अनुभूति को मैं कैसे किस भाषा में व्यक्त कर सकता था? क्या कभी किस भाषा में दूसरे की भाषा में व्यक्त करना यह संभव था? आप बोलो। व्यक्त करना हरगिज संभव नहीं था। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंतिम एक उदाहरण के साथ अपनी बात को समाप्त करूं। आप जान लो, हमारी मातृभाषा हिंदी, जब भी आप भाव की गहराई में उतरोगे, जब भी आपकी पीड़ा असह्य होगी, उस समय यही मातृभाषा हिंदी, किसी की भी मातृभाषा, नेल्सन मंडेला का कथन है कि यदि तुम किसी के साथ मातृभाषा में बात करते हो तो उसके दिल तक पहुंच जाते हो, और यदि तुम किसी के साथ उसकी दूसरी भाषा में बात करते हो तो उसके सिर्फ दिमाग तक पहुंचते हो। दिल और दिमाग का यह दूरी मातृभाषा से लगाव और दूरी के साथ घटता बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बैठिए। अरे सर, अरे